हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम इग्नू का असाइनमेंट बनाते हैं वो हमें किस तरीके से बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है असाइनमेंट हमारे इग्नू के मार्क्स में। क्योंकि असाइनमेंट जो आप बनाते हैं उसका 30% मार्क्स हमारे फाइनल में ऐड होता है और ये 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है एक सब्जेक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम असाइनमेंट को बहुत सीरियसली लें और इसके हर एक आंसर को बहुत अच्छे से हम लिखें ताकि हम अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, क्योंकि इसके 30% मार्क्स आपके ऐड होने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं ये दिखा रही हूँ अपना एक असाइनमेंट आपको इस वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको असाइनमेंट बनाने का तरीका बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी हमारे 11 सब्जेक्ट हैं एमएससी में, वो उनके मैं सबके असाइनमेंट बता दूंगी आपको कि कैसे बनाना है। और प्लस इन सभी में मेरे 80 अबव मार्क्स आए हैं, इसलिए आपको इस पर रिलाई करना चाहिए और इसी तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, अगर आप जब असाइनमेंट बनाएंगे और अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं तो आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रंट फाइल का जो ये पेज होगा वो हमारे कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिस पे कि हमारा ये फॉर्मेट होना चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये सब लिखा होगा। और आपको सबसे फ्रंट पेज में आपको नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको इधर आप अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये फ्रंट पेज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अंदर जो पेज होगा वो हो जाएगा हमारा इसी इन्फॉर्मेशन का। आपको ऐसा ही एक और पेज बनाना है और वो अंदर भी सबसे पहले डालना होगा एक पेज, क्योंकि जैसे कि आप सबमिट कराएंगे तो उनको दिख जाएगा कि अच्छा ये बच्चे का ये इन्फॉर्मेशन है, इस बच्चे का ये है। पर फिर जब वो अंदर चेक करेंगे तो अंदर भी एक पेज होना चाहिए, फ्रंट पेज। ठीक है, फिर सेकंड पेज पे आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और जो थर्ड पेज है उस पर आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपका होना ही चाहिए फ्रंट पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फ्रंट पेज, फिर उसके बाद आपका आईडी और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे होना चाहिए आपका जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं वो वाला क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, ये वाला है क्वेश्चन पेपर MEC 001 या 101, ये कोर्स कोड है और ये रहा क्वेश्चन पेपर। और इसी क्वेश्चन के सारे आंसर असाइनमेंट में हमें देने हैं। तो हर साल का अलग अलग असाइनमेंट आता है, उस हिसाब से जो हर साल के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको लिखना होता है। फिर ये क्वेश्चन पेपर का बैक पेज है, उसका क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद आंसर लिखना अपना। तो फ्रेंड्स, ये वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, किसी भी आंसर में आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो ये रहा इस वाले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पे दिया गया है। आपको क्या करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों यूज़ करना है। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कुछ वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और प्लस जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस हो या वर्ड हो तो उसके नीचे अंडरलाइन आप कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर रिप्रेजेंटेबल हो सके। आपको क्या करना, असाइनमेंट में अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपका जो आंसर होगा उस पर आप रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिसको देख के नंबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो टीचर होंगे वो मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल डीपली उसको पढ़ के चेक करते होंगे। मेनली क्या होता है कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन देख लो और जो मेन कंटेंट होना चाहिए आंसर में अगर वो चीज़ है और रिप्रेजेंट अच्छे से कर रखा है, अंडरलाइन अच्छे से कर रखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे जो है वो ये कर देंगे, जो उस आंसर का रिक्वायरमेंट था वो ये रहा। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो ये रहा। तो बी का फिर से इंट्रो ये रहा। ठीक है, उसके बाद जो इस क्वेश्चन का जो हमें बताना था इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस, तो वो अजम्पशंस यहाँ पे है 6 पॉइंट है और उसको एरो के फॉर्म में बताना है हमें। ठीक है, इस एरो को देने से ये हो जाएगा कि आंसर फिर से रिप्रेजेंटेबल थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में ही। ठीक है, तो फिर ये चीज़ कर देना है ताकि जो एग्जामिनर होंगे उनको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ईजी लगेगा, रिप्रेजेंटेबल लगेगा तो नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए मेन चीज़ ये देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है ये आपको बनाना चाहिए अपने आंसर्स में, चाहे वो कोई सा भी आंसर हो। इन सभी
का तरीका होता है जिसको कि अगर हम बनाए बढ़िया से तो हमें नंबर मिलेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में का जो डिमांड था आंसर में, कंडीशंस रिक्वायर फॉर द अचीवमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम, तो फिर ये जो कंडीशंस है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, इसको क्लाउडिंग फॉर्म में बता दिया है, ठीक है, बॉक्स बना के। फिर उसके बाद ये जो हमारे जो मेन हमारे हो गए कंडीशंस, उसको हम बॉक्स में बताएंगे, फिर वही पॉइंट को यहाँ पे लेके फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। तो फिर ये रहा, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 चौके 5 को हम पीछे एक एक करके बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये रहा, फिर उसका ये रहा डायग्राम, ठीक है। पैरेटो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये आपका बीए में भी आएगा और मास्टर्स में भी आएगा, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये रहा, ठीक है, आंसर का। फिर उसके बाद सेकंड का जो डायग्राम बनता है वो ये रहा, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, अंडरलाइन वगैरह सब हम कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये रहा, उसका हमने सब एक्सप्लेनेशन कर दिया है, फिगर के बारे में बता रखा है, जो कि फिगर हमने पीछे यहाँ पे बना रखा है। ये थर्ड पॉइंट का जो फिगर बनता है वो ये रहा। उसके बाद ये रहा फोर्थ पॉइंट को फिर हमने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट का फिर ये रहा डायग्राम, और ये जो हमने बना रखा है इसको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। और अंडरलाइन वगैरह ये सब चीज़ों पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद ये रहा सिक्स्थ पॉइंट लास्ट, और सिक्स्थ पॉइंट के बारे में सब हमने लिख दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, डायग्राम भी बना दिया है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या, कंक्लूज़न हम दे देंगे। तो ये कंक्लूज़न देने के बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फिर से जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन के साथ हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। ये रहा हमारा इंट्रो के बाद ये रहा कॉप डगलस यूटिलिटी। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो हमने कॉप डगलस यूटिलिटी के बारे में बताया, उसका डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड फिगर बनता है वो हमने यहाँ पे बना दिया, और फिगर के बारे में भी हमने यहाँ पे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और जो इम्पोर्टेंट थे उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद इसी के बारे में हम बताए जा रहे हैं, उसी डायग्राम के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस थे ABC पॉइंट करके, क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। उसका जो ABC का जो क्वेश्चन बन रहा था उसका आंसर ये है, तो फिर ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद ये रहा D का जो पॉइंट पूछा गया था, उसके बारे में हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। उसके बाद इस आंसर का कंक्लूज़न हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। जो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें ना 2 सेगमेंट्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर, तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, ये हमने कर दिया। और ये रहा सेक्शन बी, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, 400 वर्ड में आंसर लिखना होता है, और ये 12 मार्क्स का एक आंसर हमें लिखना होता है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और इसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40 मार्क्स का, ठीक है। और जो सेक्शन बी हुआ 60 मार्क्स का। तो इधर हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी में से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद चलो अब हम दिखाते हैं आंसर नंबर 3 हम अपना। तो आंसर नंबर 3 जो है क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसका इंट्रो हम दे देंगे। इंट्रो के बाद एक्सेस कैपेसिटी है वो बता देंगे, एक्सेस कैपेसिटी। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो आप आंसर में कुछ मेन चीज़ लिख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए नेचर है, फीचर है, या फिर एक्सेस कैपेसिटी है, या कुछ है, तो उसको एक बॉक्स में आपको डालना होगा, ठीक। और अगर आप कुछ डेफिनेशन वगैरह दे रहे हैं तो उसको किसी बॉक्स में डालिए, या तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए, या फिर कुछ इस टाइप का करके आप बॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। कि देखिए अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा, अगर डेफिनेशन भी देगा तो वो डायरेक्ट यहीं से चालू कर देगा और वो डेफिनेशन देना चालू कर देगा। पर हमें क्या करना है, वो बाकी बच्चों के जो आंसर्स हैं उससे हमें अपना आंसर को थोड़ा डिफरेंट दिखाना है।
इसलिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने ऐसे डेफिनेशन दे दिया, तो एग्जामिनर को अलग से ही दिख जाएगा कि अच्छा एक्सेस कैपेसिटी यहाँ पे ये लिख दिया, उसके बाद जो डेफिनेशन वगैरह जो भी बन रहा है तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ का थोड़ा स्पेस खा लिया। तो इससे क्या हो गया, फिर से आंसर आपका थोड़ा सा बेहतर हुआ, थोड़ा रिप्रेजेंटेबल हुआ। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद इसका ये रहा डायग्राम और इसका ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो। फिर उसके बाद ये जो फिगर हमने पीछे बनाया था उसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, और अगर उसका कोई फॉर्मूला या कुछ भी है अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको देखिए फिर से यहाँ पे बॉक्स बना के ये चीज़ उसमें दिखा देना चाहिए। अब अगर ऐसे बॉक्स बना के आप दिखाओगे तो ये अलग से ही दिख जाता है, एग्जामिनर को आंसर में वो चीज़ ढूंढना नहीं पड़ता, अलग से ही दिख जाएगा, तो बस उनका काम आसान हो गया और आंसर रिप्रेजेंटेबल है, आपको नंबर मिलेगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था उसका ये रहा क्वेश्चन और इसका ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कंज्यूमर सरप्लस को हमें बताना है, तो कंज्यूमर सरप्लस एक मेन टॉपिक है, ठीक है, तो उसको हमने बॉक्स में ले लिया। फिर उसके बाद हमने इसको बताया है, इसका डायग्राम ये रहा कंज्यूमर सरप्लस का, ये बता दिया। फिर उसके बाद हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रहा प्रोड्यूसर सरप्लस, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो डायग्राम बन रहा है वो हमने बना दिया है, इसका जो मेन फार्मूला वगैरह है वो हम बता देंगे, बॉक्स में उसको डाल देंगे। और उसके बाद लास्ट में जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है कंक्लूजन लिखना ही है, कंक्लूजन के बिना आपका आंसर अधूरा है, तो इसलिए आपको हर आंसर में कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, तो उसका इंट्रोडक्शन ये रहा हमारा, जो भी मेन चीज़ है उसमें अंडरलाइन करते चलेंगे हम। उसके बाद जो हम एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर से आपको ध्यान देना होगा कि एग्जांपल हम दे रहे हैं तो ऐसे नहीं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे लिखा और उसके बाद बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ की तरह लिखते गए, ये चीज़ हमें नहीं करना, ये गलती हमें नहीं करना। ये रहा एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल 1 2 यहाँ पर हमने ऐसे दे दिए, यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली है और ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पर जैसे 1 2 है तो इनमें भी थोड़ा सा आप स्पेस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको करने के लिए, सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप एकदम से नहीं सीखते हैं, थ्रू आउट जब आप प्रैक्टिस करते हैं, करते रहते हैं तब जाके धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में फॉर्मुलेट कर पाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, और जब भी आप किसी भी आंसर आप लिख रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, चाहे वो इग्नू का हो चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, तो और अगर आपने ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करना सीख गए और अपने आंसर में ये फॉर्मुलेट करें, असाइनमेंट में या नोट्स में इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इस तरीके से आंसर राइटिंग करना या असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से आप सीखने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल्स हमने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या इस क्वेश्चन का जो डिमांड था ये वाला डायग्राम, वो हमने ये डायग्राम बना दिया है। फिर उसके बाद ये रहा सेकेंड डायग्राम। उसके बाद क्या है, डायनेमिक गेम ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हमने बताया। इसमें अगर कोई चीज़ का अगर 2 पॉइंट है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये फॉर्म में बना दीजिए और यहाँ पे बॉक्स वगैरह बनाइए, थोड़ा क्लाउडिंग फॉर्म करिए और उसके बाद इसके बारे में जो भी 2 पॉइंट है उसके बारे में आप लिख डालिए, ठीक है। फिर क्या है, फिर है हमारा परफेक्ट बेल्सियन नाश इक्विलिब्रियम। तो नाश इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश इक्विलिब्रियम आपको बैचलर्स में भी करना पड़ेगा, मास्टर्स में भी करना पड़ेगा, तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट 1 है वो ये रहा, रिक्वायरमेंट 1 हमने लिख दिया, उसके बाद उसके बारे में बताया। रिक्वायरमेंट 2 ये रहा, बता दिया, फिर डेफिनेशन दिया, फिर ये बता दिया। तो इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट 3 4 डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है और उसके बाद डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से करते चलेंगे। जो भी कुछ अगर हम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं या कुछ भी है तो उसको आपको थोड़ा अलग से ही इस तरीके से फॉर्म में लिख देना है कि बस वो अलग से ही दिख जाए कि अच्छा रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखना था, ठीक है। तो आपको वही रिक्वायरमेंट लिख के फिर यहाँ पे बता देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाकी बच्चे क्या करेंगे, अच्छा सिंपल से रिक्वायरमेंट लिखा और पूरे में बिल्कुल लाइन वाइज लिखते गए। बच्चे बाकी जो होंगे वो यही करेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अलग से ही करके दिखाना है। फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में हमने बता दिया है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो 4 का बी पार्ट का क्वेश्चन ये रहा और उसके बाद ये सारे जो भी आंसर था वो हमने लिखा है, ठीक है। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।
तो जो ए वाला क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन दिया हमने, कॉर्नोट मॉडल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बीए में भी आपका पूछा जाएगा, मास्टर्स में भी पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद इस टॉपिक का जो अजम्पशन है वो हमने बता दिया है, तो अजम्पशन 6 हैं वो बताए हैं और इसको एरो के फॉर्म में कर दिया है हमने आंसर रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए। फिर इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद कॉर्नोट मॉडल का जो हमारा डायग्राम बनता है वो ये रहा, डायग्राम हमने बना दिया है और इस फिगर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। MC = MR = 0, ये इस डायग्राम का मेन चीज़ है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसके बाद है बैटरेंट मॉडल, फिर उसके बाद में हमने लिखा, अजम्पशन दिया, एक्सप्लेनेशन करा हमने इस फिगर का, ठीक है। तो ये जिस भी क्वेश्चन में अगर कोई फिगर है तो वो तो आपको पता ही होगा कि फिगर तो हमें बनाना ही है और उसका एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है। तो वो जब आप ये फिगर बना दीजिएगा तो एग्जामिनर ज़्यादा उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस देखा और नंबर मिल गए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉर्नर एंड बैटरेंट मॉडल, तो उन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा और आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये रहा। फिर उसके बाद आगे और हमें इसके बारे में लिखना था, वो हमने सब कुछ लिख दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का बी और उसका आंसर ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, उसका इंट्रो हमने यहाँ पे पूरा दे दिया। फिर इंट्रो के बाद ये हमने केस 1 यहाँ पे बताया है, तो केस 1 का डायग्राम ये रहा, केस 2 का ये रहा। तो यहाँ पे फिर से सीखिए, देखिए पीछे हम लोग रिक्वायरमेंट जो कर रहे थे उस आंसर में लिखना था, तो वो हमने इस फॉर्म में रिक्वायरमेंट लिख के फिर ये क्लाउडिंग फॉर्म बना दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केस 1 केस 2 ये सब बताना है, तो केस 1 केस 2 फिर उसके बाद क्लाउडिंग फॉर्म दे दिया। तो ऐसे करने से ये अलग से ही दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे बच्चे ने ये चीज़ करा है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा आपको, देखना आप। फिर केस 3 ये रहा, उसका डायग्राम ये रहा और बाकी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और आगे फर्दर, ठीक है। फिर आगे ये आपको करना पड़ेगा इसमें। फिर से हमारे पास एक और डायग्राम है और ये इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, फिर उसके बाद ये दे दिया हमने यहाँ पे कंक्लूज़न, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये लास्ट है शायद, और फिर उसके बाद ये रहा क्वेश्चन और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नहीं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है मॉरल हज़ार्ड, तो मॉरल हज़ार्ड के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया और मॉरल हज़ार्ड का यहाँ पे ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना देना है। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे सोर्सेज का हेल्प लेना पड़ेगा, जब जाके आपकी ये सारे आंसर्स इस तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मॉरल हज़ार्ड वाला ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, जिस भी बुक से आप अगर इग्नू के बुक से भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर में ऐसे डायग्राम्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे डायग्राम्स आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है, गूगल की हेल्प से आप ढूंढ सकते हैं, या आपके पास कोई और बुक हो घर में हो बीए वगैरह की, तो उसमें से भी कई बार मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो गूगल से तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो उनकी हेल्प से आपको हर टॉपिक पे आप सर्च कर लीजिए, अगर आपको कोई डायग्राम मिल जाता है तो आप उसको बिल्कुल लिखिए, ठीक है। तो क्योंकि बाकी बच्चों ने तो ये चीज़ करा नहीं होगा, पर आपने करा है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इंट्रो हमने ये दे दिया, फिर उसके बाद गूगल वगैरह से सर्च करके हम निकाल लेंगे ये डायग्राम और उसके बाद ये डायग्राम को लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। फिर मॉरल हज़ार्ड के बारे में ये हमने कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो पार्ट है वो होमोजेनियस एंड होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो होमोजेनियस के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद होमोथेटिक प्रोडक्शन है वो हमने यहाँ पे बता दिया, इसका डायग्राम ये था, डायग्राम बनाया और इस डायग्राम को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये रहा फिगर 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है वो है एरो के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हमने यहाँ पे इंट्रो दे दिया और फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, ये रहा। फिर उसके बाद जो 7th क्वेश्चन का डी पार्ट है वो बर्गसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बीए में भी आएगा और मास्टर्स में भी आएगा। उसके बाद इंट्रो ये रहा और फिर पूरा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और मेन फार्मूला बर्गसन सैमुअल्सन का ये वाला बनता है, तो ये आपको बनाना है, फार्मूला लिखना है और इसको एक बॉक्स में डाल देना है, ठीक है, ताकि ये फार्मूला एग्जामिनर को ऐसे ही दिख जाए ऊपर से ही, ठीक है। तो ये दिख जाएगा, वैसे आपको नंबर मिल जाएगा, मेन तो पेपर ही होता है। फिर उसके बाद
बर्गसन समीकरण का ये रहा हमारा डायग्राम। ये डायग्राम हमें बनाना है और इसको फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया फिगर 7, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने कंक्लूजन दे दिया, तो बस हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको MAC 001 जो कोर्स कोड है उसका मैंने आपको असाइनमेंट का आंसर्स दिखाए हैं और मैंने बताया है कि आपको असाइनमेंट का जो आंसर लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, ठीक है, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए तो जिससे कि हमें ज़्यादा और अच्छे से अच्छा नंबर मिले। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो आप वो रिक्वायरमेंट को फिल करें। जितने भी आंसर्स में जो भी आपका की पॉइंट्स है या कोई इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है उसको आपको लिखना चाहिए, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डायग्राम वगैरह अगर है क्वेश्चन में तो डायग्राम डालिए और गूगल वगैरह का हेल्प लीजिए और उसमें से आपको जैसे कि ट्री डायग्राम, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। अजम्पशन है या कुछ है तो उसको अलग तरीके से एरो वगैरह का फॉर्म लेके फिर करना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से डायग्राम वगैरह अगर आप बहुत डालते हैं तो उससे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके आंसर के ऊपर और आपके नंबर के ऊपर। तो आपने तो ये असाइनमेंट देखा ही है तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए जिससे नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपने पूरा देखा हो, समझा हो। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही देखेंगे और समझेंगे तो आप खुद से भी सारे सब्जेक्ट का इसी तरीके से अगर आपने असाइनमेंट बना लिया तो आपको बहुत अच्छा नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखना, समझना और इसी तरीके से पूरे आप असाइनमेंट के आंसर्स लिखना हर सब्जेक्ट का। और मैं जितने भी MAC के जितने भी 11 सब्जेक्ट है 11 के 11 सब्जेक्ट का मैं असाइनमेंट डाल दूँगी कि किस तरीके से बनाना है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर आपका मन हो देखने का, समझने का, तो आप सब सब्जेक्ट का असाइनमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।